ताहिर हुसैन पीसीआर को इतने बार कॉल क्यों कर रहा था, लगातार उसने पीसीआर को कॉल किया। ताहिर हुसैन का घर बन रहा था, उसको उसने कैसे एक्सप्लॉइट किया आगे में। ताहिर हुसैन कब से इसकी प्लानिंग कर रहा था। ताहिर हुसैन जिस खालिद उमर और खालिद सैफ़ी से मिलता है, उसको मलेशिया में जाके जाकिर नायक जैसे लोगों की फंडिंग कैसे आती है। एनजीओ क्या है जिसको सिंगापुर के एक व्यक्ति ने, एनआरआई ने, जिसका नाम किसी को पता नहीं, उसने फंड दिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाले सेगमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। ताहिर हुसैन की बेल जो है हाई कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दी और कहा कि ताहिर हुसैन मुख्य साजिशकर्ता एक तरह से कहा जा सकता है और उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है इस पूरे हिंदू विरोधी दंगों में कि उसे बेल नहीं दिया जा सकता। और उन्होंने स्पेसिफिकली नोट किया कि ताहिर हुसैन ने दंगाइयों को ह्यूमन वेपन्स की तरह यूज किया है और ताहिर हुसैन ने खुद ही अपने द्वारा हस्तलिखित पत्रों में और जो डिपोज किया उन्होंने स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के सामने, उसने जो चार्जशीट में उसके जो एविडेंसेस लगाए गए, उसने खुद ही स्वीकारा है कि उसने किस तरह से मुसलमान मॉब को मोबिलाइज किया है चांदबाग इलाके में, खजूरी खास इलाके में, अपने घर से ऊपर से। इन सब को मिलाकर लगभग 16 धाराओं में, जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड है, पीडीपीपी है, आर्म्स एक्ट है, इन सब को मिला के इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और अभी हम स्पेसिफिकली एक केस के बारे में बात करेंगे जिसमें ताहिर हुसैन ने अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के वहाँ होने की बात की है और किस तरह से उसको कहाँ से फंडिंग मिली, तमाम बातें स्वीकार की हैं। और सबसे लास्ट में हास्यास्पद बात यह है कि उसने सबसे नीचे में लिखा है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ किया जाए। शुरू करते हैं एक एक करके इस पूरे दंगे को समझने की कोशिश करते हैं ताहिर हुसैन के एंगल से। ताहिर हुसैन का एंगल बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये इसमें उसने जो इकट्ठा किए हैं और उसको यूज किया है, जो कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अनर्थ किया, उसके बारे में पता लगाया और लोगों के सामने लाया है। सबसे पहले एफआईआर नंबर 114 वाली चार्जशीट की बात करेंगे, जिसमें यह लिखा गया है कि ताहिर हुसैन ने न सिर्फ दंगों का नेतृत्व किया है बल्कि उसने पुलिस को बरगलाने के लिए, और वो ये जानता था कि बाद में उसके ऊपर केस होंगे क्योंकि उसके मकान की छत इस्तेमाल होने वाली थी, तो उसने बार बार बहुत ही क्लिनिकल प्रेसिजन के साथ बार बार एक एक स्टेप उसने प्लान किया हुआ था कि कब उसे कहाँ जाना है, कब उसे किस इलाके में होना है, उसे कितनी बार पुलिस को कॉल करना है और पुलिस को कॉल क्यों करना है। ये सारी बातें की है, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सारी बातें उसने पूरी ही बहुत ही वृहद तरीके से प्लान की हुई थी। हिंदुओं के शॉप्स को जलाया गया, करावल नगर के दोनों तरफ आग लगाई गई, चांदबाग की पुलिया पे हजारों मुसलमानों को खड़ा कर दिया गया। और इन सब के पीछे क्या मकसद था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस एफआईआर में ये लिखा गया है कि ताहिर हुसैन ने न सिर्फ इसकी प्लानिंग की थी बल्कि स्पेसिफिकली हिंदू दुकानों को जलाने के लिए अपने लड़कों का इस्तेमाल किया था, दंगाइयों को बताया था कि कहाँ कहाँ आग लगानी है, किस तरह से लगानी है, और खुद वो वहाँ प्रेजेंट रहा। अपने परिवार को उसने जो है निकाल के कहीं और भेज दिया था, मुस्तफ़ाबाद, और स्वयं वहाँ पे रहा ताकि पूरा देख सके कि सारी चीज़ें एज पर द प्लान, योजना के मुताबिक चल रही हैं कि नहीं। उसके 2 एम्प्लॉयज़ ने खुद ही विटनेस टेस्टिमनी में ये लिखा है, उन्होंने गवाहियाँ दी हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरह से इसमें पूरी तरह से ताहिर हुसैन शुरू से अंत तक 24 तारीख को और 25 तारीख को 2 दिन जो मेनली दंगे हुए हैं और उससे भी कहीं पहले जनवरी से जो है उसमें ये इन्वॉल्व रहा है। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत इसकी कहाँ से होती है। सबसे पहला इंस्टेंस आता है 8 जनवरी का। 8 जनवरी को आप लोगों को याद होगा कि शाहीन बाग चल रहा था, वहाँ पे ये मिलता है खालिद सैफ़ी से और उमर खालिद से, दोनों को अपने दंगे के प्लान के बारे में बताता है। ये दोनों ही व्यक्ति, दोनों पे अलग अलग चार्जेज लगे हैं और ये लोग भी हिरासत में जल्दी ही, मतलब इन पे ट्रायल चलेगा और फिर न्याय जो होना है वो तो होगा ही। दोनों ही एक संस्था चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, जिसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का आरोप है और वो लिंक निकाला है ये स्पेशल ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने ये लिंक ढूंढ के निकाला और उस पर लगातार जो है चल रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि वो एनआरआई कौन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसने सिंगापुर में होते हुए इस संस्था को पैसे भेजे हैं। साथ ही इशरत जहां नाम की एक कांग्रेस की काउंसलर है, तो उनके ऊपर भी फॉरेन फंडिंग लेने का आरोप है और जिस फंड का इस्तेमाल हुआ है इस
इन इन दंगों के दौरान। और इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, बाकी लोगों से, कपिल मिश्रा से भी सुना होगा, कैसे ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और एक तरह से फ्रंट थे जिन्होंने लीड किया है, इंस्टिगेट किया है मॉब को हिंदुओं के खिलाफ इस दंगे की प्लानिंग में। साथ ही एक और उमर खालिद और खालिद सैफ़ी का जो एनजीओ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो खालिद सैफ़ी तमाम आपको तस्वीरों में दिखा होगा, एक एक पूरा आया था कि वो जितने भी लेफ्टिस्ट मीडिया हाउसेज हैं उनके एडिटर्स जो हैं, सिद्धार्थ वरदराजन है, रवीश कुमार है, राजदीप सरदेसाई है, आरजे साइमा है, आरफा खानम है, इन सब लोगों के साथ इसकी तस्वीरें जो है वायरल हुई थी। और मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, इन सब के साथ इसकी तस्वीर आई थी। हाँ, तस्वीर के आने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब आप उन्हीं तस्वीरों का आधार बना के किसी दूसरे नेता के ऊपर लांछन लगाते हैं कि भ्रष्टाचार में वो उसका सहयोगी रहा होगा क्योंकि वो उसकी ऑफिशियल तस्वीर में पीछे में कहीं पे खड़ा है, तो फिर आपको इन तस्वीरों पे भी ध्यान देना होगा और इसको भी उसी तरह से देखा जाना चाहिए। खालिद सैफ़ी ने मलेशिया जाके जाकिर नायक से फॉरेन फंडिंग की व्यवस्था करने की बात की और वहाँ गया है, ये मिला है स्पेशल सेल की रिपोर्ट्स, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आ रही हैं कि खालिद सैफ़ी को जाकिर नायक, और जाकिर नायक का दंगों का कनेक्शन पहले भी कई बार आ चुका है कि उसने भी इन दंगों में जो है फंडिंग की है। एक दूसरी बात और आ जाती है इसमें कि उमर खालिद जो है उसने जब ये मिलता है ताहिर हुसैन से तो उसको कहता है कि फिनेंशियली पैसों की तुम चिंता मत करो, पीएफआई जो है वो जो है मुसलमानों का संगठन है जिसके लगभग 100 से 150 बताए जाते हैं लोग जामिया मिलिया इस्लामिया में जो 16-17 दिसंबर के लगभग में जो दंगों की पृष्ठभूमि एक तरह से लिखी जा रही थी, उस समय जो चल रहा था वहाँ पर इनके 100 से 150 लोग छुपे हुए थे जामिया नगर में, उस इलाके में। और उसी टाइम आपको ये भी याद होगा कि 750 फर्जी आईडी कार्ड्स जो है जामिया के स्टूडेंट से वहाँ से बरामद हुए थे। और दंगों के बाद याद होगा कि 4-5 बड़ी बसों को, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों को जो है आग लगाया गया था जिसमें सिलेंडर्स होते हैं। उनका मेन फोकस सिलेंडर पे था कि अगर सिलेंडर में आग लगती है तो पूरा का पूरा इलाका, 1-2 ब्लॉक तो बर्बाद और तहस नहस हो जाएगा। तो इन सब की प्लानिंग करने वाले पीएफआई जो है उसको, और जिसको बाद में उद्धव ठाकरे ने वॉलंटियर वर्क के लिए कोविड-19 की लड़ाई में जो शामिल किया, उससे फंडिंग की बात की कि हम जो है आपको पैसे दिलाएंगे, आप चिंता मत करें। और ये लोग, याद होगा कि ये लोग यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जैसी संस्थाएं चलाते हैं और खुद क्या करते हैं, हेट से इंस्पायर्ड दंगों की पृष्ठभूमि रचते हैं। साथ ही जब हम इन सब की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी याद होगा कि एक खबर आई थी कि 1.3 करोड़ रुपीज़, लगभग 130 लाख या 1 करोड़ 30 लाख रुपये शेल कंपनियों के जरिए ताहिर हुसैन ने उन्हीं दंगों के दौरान या उससे पहले, मतलब दौरान इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी प्लानिंग लगभग 2 महीने से चल रही थी, 50 से 55 दिन पहले से बड़ी ही मतलब इंट्रिकेट तरीके से इसकी प्लानिंग पूरी चल रही थी। तो उसमें इतने रुपये के 1 करोड़ 30 लाख, मतलब 1.25 करोड़ के लगभग रुपये की आर्म्स आए हैं, आर्म्स खरीदे गए हैं, शेल कंपनीज में ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद कैश निकाला गया और ये सारी चीज़ें जो है सरकारी संस्थाओं जो जांच कर रही संस्थाएं, उन्होंने ये खोज के निकाला और ये तो काफ़ी समय से चर्चा में है। लेकिन जब फंडिंग की बात चल रही तो इसको भी बताना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ जो गौर करने लायक है कि 22 फरवरी को, 23 और 24 को दंगे होते हैं, 22 फरवरी को खजूरी खास पुलिस थाने से ताहिर हुसैन अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर और 100 गोलियां जो उसने बहुत पहले जनवरी के लगभग में शायद जमा करवा दिया था, वो निकलवाता है। तो उसका क्या करता है, वो फायर होती हैं और जिसके कम से कम 14 लाइव बुलेट्स, मतलब 14 गोलियां जो अनयूज्ड हैं और 22 खोखे, मतलब जो यूज किया हुआ फायर किया हुआ बुलेट है, उसका इसने कोई भी मतलब उचित जानकारी जो है, स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया पुलिस को कि ये गोलियां और ये कारतूस जो है कहाँ खर्च हुए, क्यों निकाले गए थे और बाकी की गोलियां कहाँ गई। इन सब बातों से भी जाहिर होता है कि वो कहाँ गई होंगी और इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है। और ये बात और आगे तब स्पष्ट हो जाती है जब वो खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखता है कि उसने अपनी छत से गोलियां चलवाई हैं, पत्थर चले हैं, एसिड की बोतलें फेंकी गई हैं, पेट्रोल बम की शीशियाँ जो बोतलें वो फेंकी गई, हिंदुओं के घरों को स्पेसिफिक टारगेट करके। और अपने समर्थकों को इसने कहा कि
कि हम लोग एक ऊंची जगह पे हैं, यहाँ से फेंका जाए और किसी को, तुम लोगों को या हमें जो है कोई हार्म पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक ऊंचाई पर हैं। 24 और 25 की रात में ताहिर हुसैन अपनी फैमिली को मुस्तफ़ाबाद शिफ्ट कर देता है और खुद रुक जाता है। और खुद के रुकने का इसने स्वयं ही स्वीकारा है कि खुद के रुकने का एक ही पर्पज़ था कि जो मैंने 50 दिन से प्लानिंग की है, जो चल रहा था कि मेरा घर अभी बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन के बहाने मैं पत्थर ईंट ये सब जो है ट्रकों में भर के लाऊं और जमा करके उसे छत पे रखवाया जा सके, ये सारी चीज़ें, तो उसको वो देखना चाहता था कि परिवार तो ठीक है चला गया, लेकिन मैं यहाँ से फ्रंट से मॉब को लीड करूँ और जो मैंने सोचा है, जिस तरह की हमारी प्लानिंग है कि हिंदुओं को सबक सिखाएंगे, काफिरों को मारेंगे, तो वो कैसे प्रतिफलित होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसको जैसे मैंने प्लान किया है उसी तरह से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए उसका वहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी था और ये उसने खुद ही माना है। उसके बाद खुद पीसीआर को इसने फ़ोन किया। ये मैं कुछ बुलेट्स आपको बता देता हूँ जिसके ऊपर हम जो है आगे चर्चा करेंगे। पीसीआर को खुद ही फ़ोन किया ताकि बाद में, वो अपने हैंडराइटिंग में लिखता है कि ताकि बाद में अगर मेरे ऊपर केस हो तो मैं ये क्लेम कर सकूं कि देखो मैं तो डिस्ट्रेस कॉल जो है, हेल्प नीडेड, मुझे मदद चाहिए, मैं घिर गया हूं दंगाइयों से, इस तरह की बातें कर सकूं। इंश्योर किया कि सारी सीसीटीवी कैमरे जो भी उस इलाके में थे सब जो है ऑफ करवा दिया जाए ताकि कुछ भी एविडेंस रिकॉर्ड ना हो सके। लेकिन वो शायद भूल गया कि आजकल हर आदमी के हाथ में फ़ोन कैमराज होते हैं जो कि फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये हो रहा था हमारे पास, अगर आपको याद होगा कि 24 और 25 तारीख की फुटेज जो है लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शेयर हो रही थी। 5 मई 2020 को ताहिर हुसैन ने एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो है फाइल किया है पुलिस के साथ और उसमें जो है उसने बताया है कि किस तरह से इन सारी चीज़ों की प्लानिंग हुई है। और आप सोचेंगे कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, और पहले भी ताहिर हुसैन पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन आप एक मोमेंट रुक कर सोचिए कि जिन गोधरा राइट्स को 59 कार सेवकों को सिर्फ उनके कपड़े के कारण, उनके हिंदू होने के कारण जला दिया गया था, और उसके बाद से गोधरा राइट्स को अभी तक बताया जाता है कि हिंदुओं ने दंगे किए, जबकि वो दंगे मुसलमानों ने किए थे। मुसलमानों ने उस बॉगी में, साबरमती एक्सप्रेस की बॉगी में आग लगाई। क्यों कहते हैं कि ये हिंदुओं ने किए थे? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदुओं ने अपना नैरेटिव, मैं नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई तक नहीं बयान कर पाए। हिंदू सबसे पहले ये प्रश्न ही नहीं पूछ पाया कि भाई 59 कार सेवकों को किसने आग लगाया था। और ये मैं बार बार कहता हूँ, कई जगहों पे बोल चुका हूँ कि हिंदू अंत में एक तरह से अगर कहा जाए कि दंगों की समाप्ति करता हुआ इसलिए पाया जाता है क्योंकि सौभाग्य से उसकी संख्या इस देश में ज़्यादा है। हर जगह पे 2 महीने की प्लानिंग के बाद भी अगर दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे और नरसंहार, उसमें अगर हिंदू जो है उसको सेटल करने में सफल हो पाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। संख्या बल के कारण वो जो है घेर लेते हैं और दंगाइयों से उनके हथियार छीन लेते हैं और उनको शांत कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ संख्या बल के कारण। अगर ये संख्या बल 40, 60, 30, 70 भी होता ना, तो भी जो है हिंदू बुचर किए जाएंगे, बुचर, स्लाइस किया जाएगा उनको। आपने देखा ना दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ, आपने देखा दिनेश जी के साथ क्या हुआ, विनोद जी के साथ क्या हुआ। ये सब नाम, राहुल सोलंकी, राहुल ठाकुर, नवीन, कोई अजय गोस्वामी है, किसी आदमी के सर में ड्रिलर जो है घोंप दिया गया था, शायद विवेक नाम था उसका। तो ये सब जो है, ये सब कहानियां मैं इसीलिए बार बार ताहिर हुसैन जैसों की बात जो है एक ही आर्टिकल में मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आपको याद रहे। और जब दंगों के बारे में बोले तो सिर्फ ताहिर हुसैन सुन के उसके घर की छत याद नहीं आनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने ये स्टेटमेंट आनी चाहिए जो उसने खुद अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। उसने स्वीकारा है कि दंगों के दौरान वो क्या क्या कर रहा था और कैसे कैसे कर रहा था। उसने ये भी स्वीकारा है कि 25 तारीख को
किसी ने खबर करी कि हिंदू जो है मार रहे हैं, इसलिए मैं उग्र हो गया, मैं उत्साहित हो गया, मैं गुस्सा हो गया और मैंने कहा हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। और यही आदमी ये भी स्वीकारता है कि मैं 50 दिन से प्लानिंग कर रहा था दंगों की। आप देखिए इसका दोगलापन और दोमुहापन और मूर्खता एक तरह से देखिए कि अपने ही स्टेटमेंट में खुद ही लिख रहा है, शुरू कर रहा है कि मैं प्लानिंग कर रहा था और बीच में लिख रहा था कि हाँ तब मैंने सुना कि हिंदू जो है मुसलमानों को कहीं मार रहे हैं तो मुझे जो है गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि हिंदुओं को सबक सिखाना। अबे हिंदुओं को सबक सिखाने की बात तो तुम 8 जनवरी से कर रहे हो। शाहीन बाग पूरा था क्या हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए ही था? दंगों की प्लानिंग तो तुमने 500 शहरों में की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो हो नहीं पाया। और मीडिया के दौर में, सेलफोन्स के दौर में तुम्हारी पूरी प्लानिंग जो है एग्जीक्यूट होने से पहले जो है दुनिया के सामने आ जाती है। अब हम बात करेंगे उसके इसी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर जो उसने 5 मई 2020 को जो है पुलिस के समक्ष रिकॉर्ड करवाया है। पहला पॉइंट है कि घर को लॉन्च पैड की तरह यूज़ करना। उस घर में आप देखेंगे तो खिड़कियां नहीं हैं। उस घर का तहखाना अगर याद हो आपको, आप इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट याद हो तो इतनी मतलब गेट इतना चौड़ा है और उसका तहखाना नीचे इतना बड़ा है, हॉलवे जो होता है उसमें पूरा का पूरा ट्रक सामान लेके समा सकता है और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। इसी कारण जब दंगों के बाद हमारे रिपोर्टर ज़मीन पे गए, अनुपम, रवि, केशव आदि, जिनके रिपोर्ट्स आपने पढ़े थे, जिनके रिपोर्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 10 बार साइट किया है, उस रिपोर्ट में आपको याद होगा और वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो पूरी सड़क पटी पड़ी थी पत्थरों से, ईंटों से। सिर्फ एक घर में इतनी ईंटें थी, लग रहा था कि कम से कम 2-5 मंजिला मकान उतनी ईंट और पत्थरों से बन जाएगा, इतना ईंट और पत्थर था। और बाकी आपको पता ही होगा कि हर 10-15 छत पे गुलेलें लगी हुई थी। ये सारी बातें तो स्वीकारी हुई है, ये सारी बातें लोगों ने कहा है और लोगों ने जांचा है, लोग गए हैं, मिला है। मस्जिद की छत पे पत्थरों का ढेर था। व्हाट्सएप में घूम रहा था कि आप अपने छतों पे पत्थर और ईंट जो है इकट्ठा करके रखिए। दिया सलाई, मैच बॉक्स जो होता है, माचिस की तीलियां और माचिस की डिब्बियां, अगर आपको ध्यान हो, ज़मीन पर उसी अनुपात में बिखरे हुए थे जिस अनुपात में पत्थर और ईंट थे, 1:1। इतना क्या आपको लगता है एक दिन में खरीद लिया गया होगा मैच बॉक्स? एसिड की बोतलें जहाँ से भरी जा रही थी, जहाँ से आ रहा था, उसने उन कंटेनर्स का नाम क्या रखा था? गंगा जल। गंगा जल। आप सोचिए कि हिंदुओं के प्रतीकों का किस तरह से, एक तरह से मोलेस्टेशन हो रहा। एसिड का नाम गंगा जल, जो उन्हीं हिंदुओं के ऊपर फायर किया गया, फेंका गया। महिलाएं छतों से एसिड की बोतलें फेंक रही थी। पुरुष जो है बड़े काम कर रहे थे, बड़े काम मतलब शूट कर रहे थे ऊपर से। फारूक फैजल की छत याद होगी, लेकिन अभी हम ताहिर हुसैन की बात करेंगे। वह अपने भाई शाह आलम, अरशाद, आबिद, शाहिद, इरशाद और दूसरों के साथ वहाँ प्रेजेंट था। वो प्रेजेंट इसलिए था ताकि वहाँ जो लोग हैं मास को मोबिलाइज किया जा सके, छत पे भी और ज़मीन पे भी। अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगते हैं, मारो काफिरों को मारो, ये नारे लगने लगते हैं। और जब ये सुनता है ताहिर हुसैन तो लोगों को कहता है कि चांदबाग की पुलिया को इतना जाम कर दो, वहाँ इतने लोग खड़े कर दो कि पुलिस अगर चाहे भी तो नहीं आ पाए। उसने ये स्वीकार किया है। और उसने कहा कि किस तरह से उसी दिन जब ये सब चल रहा था, तो ये देखिए मतलब मिडिल ऑफ स्टेटमेंट में शुरू में वो बता रहा है कैसे तैयारी की और कैसे वो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ छत पे खड़ा था। और उसी में आगे में बोलता है कि तब उसने सुना कि हिंदू जो है मुसलमानों को मार रहे हैं, उनकी दुकानों में आग लगा रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि हिंदुओं को अब हम सबक सिखाएं। मतलब यहाँ वो एक कारण देना चाह रहा है, लेकिन गलती यहाँ पे 2 है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा ये है कि हिंदुओं का जो वायलेंस है, हिंदुओं की तरफ से जो रिटेलिएशन है, वो 25 तारीख को ज़्यादा होता है। 25 तारीख की चार्जशीट जितनी है उसमें ये लिखा गया है कि हाँ हिंदुओं ने भी छिटपुट जगहों पे जो है रिटेलिएट करना शुरू किया। हिंदुओं ने वायलेंस नहीं किया, हिंदुओं ने आत्मरक्षा में रिटेलिएट किया। ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार एक गोकुलपुरी का चार्जशीट चलाया जा रहा है और एक मैंने आपको बताया कि 25 तारीख को मोहन
नगर वाला जो है, जो हाल ही में पिछला वीडियो मैंने फ्राइडे को बताया था, शनिवार को जो रिलीज होता है वीडियो, उसमें मैंने बताया किस तरह से परवेज़ ने अपने पिता के हत्यारे के रूप में 20 दिन के बाद जो है FIR लिखवाई। उसमें जो है 16 हिंदुओं के नाम सिर्फ इसलिए और चिन्हित करके डाले हैं, वैसे हिंदू जो RSS से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और अपने घर के अकेले कमाने वाले। बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग करके इन्होंने हिंदुओं को फंसाने की साजिश रची। वो वीडियो जो है आप जाकर देख सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के अंत में जो है उसे भी ऐड कर दूंगा। मैं चाहूँगा कि वो भी लंबा है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो वो आप अवश्य देखें। अब यहाँ पे मतलब दोनों कारण मैंने आपको बता दिए कि क्यों इसका ये हिंदू वाला एंगल कि हिंदू कह रहे थे, और ये एंगल मुसलमान आरोपित जहाँ जहाँ है, ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी समय से हो रहा है। और बाकी चार्जशीटों में मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसके बारे में एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा कि कैसे जितने भी मुसलमान आरोपित हैं या जितने भी विटनेस स्टेटमेंट्स आए या टेस्टिमनीज आए, उसमें इन्होंने एक ही मतलब एक ढर्रे पे लिखा है कि हम जो है अपने घर से बाहर जो ही निकले, एक भीड़ आ रही थी और सिर्फ उसमें गली नंबर जो है बदल दिया और जगह का नाम बदला हुआ, और वो भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी और बोल रही थी तुमको चाहिए आज़ादी। उनके हाथों में डंडे, सरिया, रॉड और बंदूक थे, वो लगातार गोली चलाते हुए आ रहे थे और उन्होंने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है मुसलमान आरोपितों का। और आपको अगर याद हो कि हौज काजी में वहाँ पे भी नूपुर शर्मा की ही रिपोर्ट है, जो चांदनी चौक में मंदिर तोड़ा गया था हिंदुओं का, दुर्गा मंदिर, तो उसमें भी मंदिर तोड़ने के लिए जिस भीड़ को उकसाया गया था, उसमें झूठ ये फैलाया गया कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि हिंदुओं ने किसी मुसलमान को इस इलाके में मार दिया, जबकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। सिर्फ एक वो गली है जहाँ पे हिंदुओं का मंदिर था और हिंदू रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे रात तक ऊपर से मतलब मुसलमान जो है तलवार लिए घूम रहे थे। ये सारी रिपोर्ट में दर्ज है। तो ये तकनीक जो है कि उन्होंने सुना कि कपिल मिश्रा ने ये कहा और उसके आदमी वहाँ वो कर रहे हैं, ये कई चार्जशीट में एक ही तरीके से लिखा गया है। और वही बात ताहिर हुसैन ने अपने स्टेटमेंट में, ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उसने 5 मई 2020 को दिया है, उसमें लिखवाया है। अब ताहिर के इशारे पे हिंदुओं पे हमला होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान 24 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, छतों से शूटिंग हुई है, गोलियां चली है। एक नहीं, सिर्फ ताहिर हुसैन के पास पिस्टल था वो नहीं, मल्टीपल फायर आर्म्स पे फायरिंग हुई। ये सारी चीज़ मतलब लगातार शूटिंग हो रही थी, पत्थर, पेट्रोल बम। ये तो मैं पता नहीं कितनी बार बोल रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि वहाँ हुआ क्या है। और ये लगातार हो रहा था। और जब ये सब हो रहा था और उसी टाइम वीडियो आने लगे कि उसके छत से जो है ये सब फेंका जा रहा है, तब जो है उसी शाम एक वीडियो रिलीज करता है ताहिर हुसैन, जिसमें बोलता है कि मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मेरे इलाके के लोग जल रहे हैं, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने पुलिस को कॉल किया है। उन्होंने वायर ने स्टेटमेंट और इंटरव्यू लिया था ताहिर हुसैन का उस दिन। NDTV ने स्टेटमेंट और इंटरव्यू लिया था और उसने बोला कि बताइए, वो आदमी खुद जो है डिस्ट्रेस में था, हेल्प मांग रहा था, मदद मांग रहा था, और उसे कैसे कहा जा सकता है कि वो तो खुद ही कम्युनल वायलेंस का शिकार है। लेकिन इन सब का झूठ वायर का और इन लोगों का, ये पूरा जो स्क्रोल, क्विंट, वायर, NDTV, ये सारे लोग जो है द प्रिंट हैं, ये सब जो उस टाइम इसको शील्ड कर रहे थे इस आदमी को, इस आदमी ने स्वयं ही इसी चिट्ठी में लिखा है, इसी पत्र में लिखा है कि मैंने ये इसलिए किया ताकि मेरे ऊपर अगर आगे केस हो तो मैं कह सकूं कि देखो मैं तो खुद ही पीड़ित हूं, मेरे ऊपर तो खुद ही लोग लगे हुए थे, मैं तो बार बार जो है जा रहा था और पुलिस को मदद के लिए बुला रहा था। और वो आगे लिखता है कि मुझे पता था कि पुलिस मदद को नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे लोग चांदबाग पुलिया पे 1000 की संख्या में थे और दूसरी तरफ करावल नगर में दोनों तरफ हिंदुओं की जितनी दुकानें थे उसमें लड़कों ने आग लगा दिया और उसमें इतना धुआं हो रहा था कि पुलिस वाले जो है चाह कर भी नहीं आ सकते। और अगर वो आने की कोशिश कर रहे थे तो छतों से हमारे लड़के, हमारे घरों के लोग इतनी पत्थरबाजी कर रहे थे कि पुलिस का उधर आना असंभव था। ये आपको लगता है कि बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के कोई कर लेगा? नहीं, इसमें विशुद्ध प्लानिंग हुई है और उसके बाद ये हुआ है। और वायर जिनको शील्ड कर रहा था, जिनको बचाने की कोशिश कर रहा था जिन बातों पे,
उसको खुद ताहिर हुसैन ने डीबंक किया है, खुद ही उनका फैक्ट चेक एक तरह से कर दिया है कि हाँ मैं इन्वॉल्व था और पीसीआर में बार बार बीच बीच में ये जाता था, इंटरमिटेंटली, मतलब बीच में थोड़ा देर हो गया रहा और फिर दंगों के इलाके से, ताकि आवाज़ ना जाए उस शोर की, अलग जगह पे जाके या वहाँ पे खड़े होके पुलिस को बता रहा है मैं तो डरा हुआ हूँ, मैं बच नहीं पाऊँगा, मेरे इलाके का क्या हो रहा है, इस तरह की बातें। अपने बचने के लिए ताहिर हुसैन आगे ये भी लिखता है कि वो जब रात में 3-3:30 बजे के लगभग दंगा जो है थोड़ा सा शांत होने लगा, तब वो पुलिस के साथ घूम रहा था 24 और 25 के इंटरवीनिंग नाइट को, वो साथ घूम रहा था और अपने लोगों को बता रहा था कि चिंता मत करो, हम साथ हैं तुम्हारे और अगले दिन के लिए तैयार रहना। और पुलिस के साथ सिर्फ इसलिए था कि एलिबाई क्रिएट किया जा सके, वो बता सके आगे कि मैं तो पुलिस के साथ घूम रहा था, मैं तो लोगों को शांत करवा रहा था, शांति की अपील कर रहा था। उसके बाद जो है 25 फरवरी को, मतलब लोगों को ये तैयार करके रखे हुए था कि अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मतलब एक दिन में जितना करना था वो अचीव नहीं हुआ है इनका पर्पस, तो इसने 25 फरवरी को हिंदुओं को टारगेट करना है, पत्थरबाजी करनी है, और वो जो है उस दिन ई रिक्शा की दुकान में आग लगाता है, जो ये मेनली चार्जशीट है अमन ई रिक्शा स्टोर, उसका लगभग जो है 20 लाख का सामान कहा जाता है कि फूंक दिया गया। उसके ऊपर है कि उसने टारगेट कैसे किया और सिर्फ हिंदू दुकानों को चिन्हित करके जो है उस दिन आग लगाई गई। और इतना सब लिखने के बाद, इतना सब हो जाने के बाद, इतनी सारी जानकारियां खुद ही स्वीकार करने के बाद ताहिर हुसैन क्या लिखता है, सबसे लास्ट में स्टेटमेंट उसका क्या है, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। 53 लोग मरे इन दंगों में। आपको लगता है कि ताहिर हुसैन को माफ़ कर दिया जाना चाहिए? दंगों में अगर कोई नहीं भी मरता तो भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये लोग बोलते हैं ना इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आप सोचिए कि प्लानिंग कितनी सघन थी, मलेशिया से सिंगापुर से फंड लिए गए। पीएफआई जो है उसकी फंडिंग कहाँ कहाँ से होती है ये सबको पता है, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे जाकर। इन लोगों ने मतलब पूरा पैसे की कमी ना रहे, हथियारों की कमी ना रहे, एसिड की कमी ना रहे, मतलब खुद ही इधर लोकल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखा था एसिड का, ताकि किसी को शक ना हो कि हम कहीं बाहर से ला रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम उसके छत पे और घर पे चल रहा था, इस कारण कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट पत्थर मंगवा रहा था, वो जो है वो शक ना हो। पेट्रोल बम कैसे बनता है, मेजर गौरव आर्या के साथ हमने जो एक बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि बहुत ईजी है, कार 2-3 कार जो है अपना पूरा टैंक फिल करवा के लाएगा, उसके बाद घर में बैठ के आप एक एक कार से जो है मतलब 1 लीटर में 4-4, 5-5 पेट्रोल बम बन जाते हैं। तो 1000-5000 जो है पेट्रोल बम बना के और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई समस्या है नहीं। आप किसी भी कबाड़ी खाने से बियर की बोतलें और इस तरह की बोतलें मंगवा सकते हैं जिसका इस्तेमाल होता है मोलोटॉव कॉकटेल बनाने। इन सारी बातों मैं बार बार कह रहा हूँ कि याद रखने की ज़रूरत है, और याद अपने स्मृति पे इस तरह से छाप लीजिए ताकि कालांतर में ये दंगा भी आप ही के ऊपर न फेंका जाए, आप ही से मतलब है हिंदुओं के ऊपर न फेंका जाए, या वैसे लोग, वैसे नागरिकों के ऊपर न फेंका जाए जिन्होंने आज तक किसी भी दंगे की शुरुआत नहीं की। जब तक उन्हें सताया नहीं गया, पुश नहीं किया, जब तक उनकी बहू बेटियों को खींचा नहीं गया, जब तक रेप के थ्रेट्स नहीं मिले, जब तक दिलबर की जैसों का हाथ पांव काट के जलती हुई आग में फेंक नहीं दिया गया, तब तक हिंदुओं ने कुछ नहीं बोला। गोकुलपुरी के 125 नौजवानों ने कट्टर हिंदू एकता ग्रुप बनाया। हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि 22 तारीख तक, 23 तारीख तक जो नौजवान मतलब पढ़ाई में व्यस्त थे या अपना व्यापार कर रहे थे, नॉर्मली आ जा रहे थे कहीं पे, अचानक से उन्हें कट्टर हिंदू एकता ग्रुप बनाना पड़ता है। क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उस इलाके में कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ प्लानिंग चल रही थी, या उन्हें इस बात की भनक लगी कि पूरा का पूरा मार्केट जो है उड़ा दिया जाएगा, जो कि बाद में आग के हवाले कर दिया गया, अगर आपको याद हो तो। क्या इन बच्चों को इन शांति प्रिय लोगों ने वहाँ तक उतना ढकेल दिया कि उन्हें एक्सट्रीम स्टेप्स जो है अपनी आत्मरक्षा में लेने पड़े? मैं नहीं जानता,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों से मिलूँ और इन आरोपितों के परिवारों से मिलूँ कि ये लोग कैसे थे, क्या इनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, या फिर जब मुझे लगता है कि मुसलमानों की एक भीड़ जो है निकल चुकी है, घरों को आग लगा रही है, दुकानों को फूंक रही है, बहू बेटियों को रेप करने की कोशिश कर रही है, अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद रही है, प्रीति जी ने अपने 2 बच्चों को छत से फेंक दिया। आप सोचिए, एक माँ अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए छत से फेंक देती है और इस विश्वास के साथ कि नीचे के लोग उसे कैच कर लें। इस तरह के दंगे इस देश की राजधानी में हिंदुओं ने झेले। इस तरह के दंगे मुसलमानों ने प्लान किए, 2 महीने से प्लानिंग हुई थी। और मैं कोई शब्द जो है इसमें मैं शुगर कोट नहीं कर सकता, क्योंकि सारे साक्ष्य 589 FIRs हुए, लगभग 80 जो है वो जघन्य उसमें अपराध हैं, और उन पे हम एक एक करके आपसे बातें करते रहेंगे। ये रिपोर्ट जो है इसमें अधिकांश हिस्सा जो है हमारी इंग्लिश के एडिटर हैं नूपुर शर्मा, उन्होंने तैयार किया है। अगर आपको लिखित में पढ़ना है तो मैं लिंक जो है नीचे डाल दूंगा, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। जुड़े रहिए और इन साक्ष्यों को, इन्हें जो आप बाहर ले जाइए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। आप अगर दिल्ली में नहीं थे या दिल्ली के उस इलाके में नहीं थे तो आप भाग्यशाली हैं कि आप शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी, उमर खालिद, खालिद सैफ़ी, ताहिर हुसैन, किसी अरशद, आबिद, शाहिद, परवेज़, किसी सलमान, किसी अहमद की योजना का जो है शिकार नहीं बने। आप भाग्यशाली हैं कि आपके इलाकों के शाहीन बाग की आड़ में कोई मुसलमान 2 महीने से पत्थर और ईंट इकट्ठा नहीं कर रहा था। आप भाग्यशाली हैं कि 500 शहरों में शर्जील इमाम की तरह जो है, जो उसने सोचा था कि मुसलमान जो है लाइफ को डिसरप्ट कर दें, दंगे नहीं हो पाए। अपना सौभाग्य मनाइए, अपने भाग्य को आभार प्रकट कीजिए कि इस तरह की प्लानिंग के बावजूद आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं। और मैं सही हालत में, मेरे घर से कुछ ही दूर पे ये दंगे हुए हैं, मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ताहिर हुसैन कहता है कि उसे जुडिशरी में बहुत विश्वास है। जानते हैं वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जुडिशरी, अब जैसे विकास दुबे का ही आप ले लीजिए, 60 अपराध मतलब जघन्य अपराध केस चल रहे थे उस पर, और वो फिर भी खुला घूम रहा था। इसलिए उसे जुडिशरी पे इतना यकीन है। लेकिन अगर हमारी तरफ के वकील और हमारी तरफ से पब्लिक का मूवमेंट, पब्लिक को अगर सत्य का ज्ञान हो, पब्लिक के पास जब ताहिर हुसैन बोला जाए तो उसे सिर्फ उसकी बिल्डिंग याद ना आए, उसके ऊपर लगे 16 धाराएं उन्हें याद रहनी चाहिए। उसे याद रहना चाहिए कि ताहिर हुसैन PCR को फ़ोन क्यों कर रहा था। उसे याद रहना चाहिए कि अपनी फैमिली को मुस्तफ़ाबाद क्यों शिफ्ट कर देता है। उसे याद रहना चाहिए कि ताहिर हुसैन 22 तारीख को अपना पिस्तौल जो है खजूरी खास पुलिस स्टेशन से क्यों वापस लेता है। उसे याद रहना चाहिए कि 1.25 करोड़ रुपये शेल कंपनियों के ज़रिए ताहिर हुसैन कहाँ खर्च करता है। उसे याद रहना चाहिए कि ताहिर हुसैन 3:30 बजे रात में अपील करने के लिए निकलता है और मुसलमानों को क्यों कहता है कि कल के लिए तैयार रहें। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप याद नहीं रखें तो दिल्ली का हिंदू विरोधी दंगा भी मुसलमानों का नरसंहार कह के जाना जाएगा। चूँकि मुसलमान ज़्यादा मरे हैं, इस कारण ये दंगा मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो जाता। एक घटिया और नीच लॉजिक ये भी दिया जाता है। उसका सही उत्तर ये है कि जब तुम्हारे तथाकथित लॉन्च पैड से भी तुम अटैक कर रहे हो और तुमने ज़मीन पे भी चांदबाग की पुलिया पे, ब्रिजपुरी वाली पुलिया पे, मोहनपुरी में और जितने मतलब बड़े जो स्प्रेड आउट जगहें हैं, गलियां हैं, उन सब में मतलब ऊपर से तुम ही पत्थर भी चला रहे हो और नीचे भी तुमने कह रखा है कि जो है काटते चलो, मारते चलो, तलवार और हॉकी स्टिक लेके और डंडे और सरिया लेके लोग घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी गोली जो है उन्हें भी लग सकती है, तुम्हारा पत्थर जो उन्हें भी लग सकता है। कितने हिंदुओं के अगेंस्ट है ये कि उन्होंने मतलब प्लानिंग करके जो है, वो भी 2 महीने से प्लानिंग कर रहे थे कि हम दंगा, उधर से प्लानिंग चल रहा है तो हम भी करेंगे। नहीं, सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि प्लानिंग मुसलमान कर रहे थे। मस्जिद इसमें इन्वॉल्व था, फॉर गॉड सेक।
स्कूल की छत जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उस पे मतलब कंट्रोल रूम, आपको पता है खालिद सैफी जो है उसने शाहीन बाग कंट्रोल रूम एक बनाया हुआ था और वो पूरा देख रहा था कि कैसे क्या करना है, पैसे किधर जाने हैं, किस दिन क्या होना है, किस तरह से इकट्ठा करना है। ये सारी चीज़ जो है मतलब 8 तारीख से, जनवरी 8 से प्लानिंग चल रही थी और स्पेशल सेल ने जो है इन बातों का खुलासा किया। ये सारी चीज़ें मीडिया में आ रही और आपको लगता है कि ये मतलब चूंकि मुसलमान ज़्यादा मरे हैं, मुसलमान ज़्यादा थे उस इलाके में, मुसलमान ज़मीन पे भी लड़ रहे थे, मुसलमान हवाई फायरिंग भी कर रहे थे, मुसलमान पेट्रोल बम भी फेंक रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो भीड़ जो नीचे चल रही है उसमें अगर अधिकांश मुसलमान हो तो तुम वहाँ से तो शार्प शूटर तो थे नहीं तुम्हारे पास, और किसी के मतलब सर पे तो उस दिन कोई चंदन टीका और टोपी लगा के तो घूम नहीं रहा था कि तुम गोली जो है सिर्फ उसी को मार रहे थे जिसके सर पे चंदन टीका। तुम तो गोली बेतहासा चला रहे थे, किसी को भी लग सकती है। इसलिए जो ये घटिया लॉजिक देते हैं कि ज़्यादा मुसलमान मरे हैं, तो इस कारण नहीं, मुसलमान इसलिए मरे हैं क्योंकि वो उस दिन बाहर थे, वो दंगा करने निकले हुए थे और इस कारण उनको अपनी ही गोली लगी होगी। और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हिंदुओं ने भी रिटेलिएशन में वायलेंस किया है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऐसे मूर्ख लोग ही करते हैं कि आपके मतलब दंगा हो रहा है और आप गांधी जी की तरह कहें अच्छा एक छोरा इधर किडनी में मारा, दूसरा इधर वाले मार, नहीं होता है ऐसा। सर्वाइवल पर जब बात आती है, जब आपको दिख रहा होता है कि मैं ही अकेला हूँ मेरे और मेरे घर की बहू बेटियों, मेरे छोटे बच्चों के बीच, तब आपके हाथ में जो आएगा आप लेके हमला बोलेंगे। यह आत्मरक्षा है, ये वायलेंस नहीं। वायलेंस वो है जो सामने से आ रहा है, वायलेंस वो है जिसको निगेट करने के लिए, जिसको काटने के लिए, जिसका सामना करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आदमी आत्मरक्षा करता है, तो वो वायलेंस नहीं। वायलेंस उसके सामने से जो हो रहा है वो है। इसको याद रखिए। और ताहिर हुसैन की बात जब भी आए तो मैंने इस वीडियो में जो जो बोला है आपको याद होना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।